क्या हो अगर चांद धरती से टकरा जाए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा? क्या चांद धरती से टकराकर टूट जाएगा और हमारी धरती बचेगी? इस धरती पर रहने वाले इंसानों और बाकी जीव जंतुओं का क्या होगा? इस टकराव से पहले और बाद में हमारी धरती कैसी दिखेगी? धरती से चांद की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। हमारा चांद सिर्फ हमारा मामा होने और प्रेमी प्रेमिकाओं के ऊपर गाना बनाने के लिए ही सीमित नहीं है। चांद के बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि चांद की वजह से ही धरती अपने एक्सिस पर स्टेबल रहकर इतने आराम से घूमती है। धरती पर पड़ने वाले सारे वेदर चांद की वजह से होते हैं और हमारे समुद्र में होने वाले टाइड भी इसी की देन है। लेकिन क्या चांद धरती से टकरा सकता है? वैसे तो चांद हर साल हमारी धरती से 1.5 इंच दूर होता जा रहा है, लेकिन अगर कोई 150 से 400 मीटर लंबा और चौड़ा एस्ट्रॉयड चांद से उसकी घूमने की विपरीत दिशा से आकर टकरा जाए तो इस टक्कर से चांद के धरती के चक्कर लगाने की गति धीमी हो जाएगी। चांद 3,683 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हमारी धरती का चक्कर लगा रहा है और इसको अपनी इसी स्थिति में रहने के लिए 3,683 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी धरती का मास ज्यादा और वो सब कुछ अपनी तरफ खींचती है, चांद को भी। लेकिन जब चांद इतनी गति से पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो ग्रेविटी के ऑपोजिट एक दूसरी फोर्स जनरेट होती है जो चांद को धरती के विपरीत दिशा में खींचती है, और फिर दोनों फोर्सेज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है और चांद अपनी स्थिति में बना रहता है। लेकिन एस्ट्रॉयड के टकराने की वजह से जब चांद की गति कम हो जाएगी तो वो धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगेगा। शुरुआत के कुछ सप्ताह तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। बस अब समुद्र के पानी में थोड़ा ज्यादा टाइड्स उठने लगेंगी और वो ज्यादा सतह के पास आने लगेगा। जैसे जैसे चांद धरती के और पास आने लगेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटी पुल लगाना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से अब चांद थोड़ा थोड़ा अंडाकार शेप लेने लगेगा और उसकी ग्रेविटी भी समुद्र के पानी में हलचल मचाने लगेगी और अब दुनिया में ज्यादा ऊंची टाइड्स आने लगेगी। 1 महीने में चांद हमारे धरती के आधे डिस्टेंस को कवर कर लेगा। उसके बाद जो टाइड पहले आधे मीटर ऊंची होती थी वो अब 4 मीटर ऊंची उठने लगेगी, जिसकी वजह से दुनिया के काफी सारे कोस्टल सिटीज डूबने की कगार पर आ जाएंगे या डूब जाएंगे। समुद्र का पानी शहरों में घुसने लगेगा। समुद्र का पानी हमारे उपजाऊ जमीनों को खराब कर देगा। खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी, क्योंकि नमकीन पानी में खेती नहीं की जा सकती। जो भी हमारी पॉपुलेशन समुद्री एरिया से दूर रहती है वो अभी सुरक्षित होंगे और उन पर अभी बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे? तो चलिए जानते हैं। दूसरा महीना पार होने तक हमारा चांद हमारी धरती की दूरी का 2/3 हिस्सा पार कर चुका होगा। अब जो टाइड 4 मीटर ऊंची उठती थी वो अब 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंची उठने लगेगी। इसकी वजह से दुनिया के सारे कोस्टल एरियाज डूब चुके होंगे। हमारा कार्गो शिपिंग सिस्टम पूरा क्रैश हो चुका होगा। सारे जहाज आपस में टकराकर बिखर जाएंगे और अगर कोई बच भी गया तो भी उसका उपयोग नहीं किया जा सकता होगा, क्योंकि अब समुद्र का पानी हर जगह पहुंच चुका होगा। सारे बंदरगाह पानी की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, तो वहां पर कार्गो से शिपिंग डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा हमारा सैटेलाइट सिस्टम और इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में 95% इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा समुद्र के रास्ते से ही पूरी दुनिया में पहुंचाया जाता है, और समुद्र में इतने ज्यादा उथल पुथल की वजह से वो केबल जगह जगह से टूट जाएगा और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएगा। अब पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी होगी, क्योंकि खेती के लायक जमीन पर समुद्र का पानी घुस जाएगा तो खेती हो नहीं सकती है। दुनिया में एक देश से दूसरे देश तक कोई भी सामान कार्गो से ही भेजा जाता है, लेकिन वो सिस्टम तो पहले ही फेल हो चुका है। तो अब हम किसी भी देश से खाने पीने की चीजें नहीं मंगा सकते और हमें उसी खाने पर निर्भर रहना पड़ेगा जो हमारे पास पहले से ही स्टोर है। लेकिन वो खाना कितने दिनों तक चल सकेगा? 15 दिन, 1 महीना या ज्यादा से ज्यादा 2 महीना। अब बात करते हैं, क्या कोस्टल एरिया से दूर रहने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे? समुद्र में हाई टाइड आने की वजह से जो नदियों का पानी समुद्र में गिरता था अब वो उल्टी दिशा में बहने लगेगा और वो पानी दूरदराज के शहरों में भी घुसने लगेगा और वहाँ भयानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, उस पानी के साथ साथ समुद्र का पानी भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो पानी पीने लायक नहीं रहेगा। धीरे धीरे समुद्र का पानी भूमिगत जल स्रोतों में भी मिलना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से भूमिगत जल भी पीने लायक नहीं रहेंगे। खाने के बिना तो हम कुछ समय जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना तो हम कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। इसके अलावा पूरी दुनिया में फ्यूल और एलपीजी गैस का भी उत्पादन रुक जाएगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर ऑयल रिग समुद्र में स्थित है। 3 महीने के बाद अब वो टाइड जो सिर्फ 10 मीटर ऊंची थी वो अब 30 से लेकर 50 मीटर तक ऊंची उठने लगेगी, जो कि आने वाले 1 या 2 सप्ताह में ही 100 से लेकर 150 मीटर ऊंचाई तक उठने लगेगी। 4 महीने बीतते बीतते पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखेगा। अब चांद के ज्यादा पास आ जाने की वजह से जो टाइड दिन में 1 या 2 बार आती थी अब वो दिन में कई बार आने लगेगी। अगर कोई उस समय अंतरिक्ष से देखे तो लो टाइड के समय जब महाद्वीप पानी के बाहर आएंगे तो वो एक रेगिस्तान की तरह दिखेंगे और हाई टाइड में उस जगह समुद्र दिखेगा।
चांद के धरती के काफी ज्यादा पास आ जाने की वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल का असर अब धरती के क्रस्ट और टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी पड़ने लगेगा। पानी का बार बार अपनी जगह से हटना भी टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर एक प्रेशर बनाने लगेगा। पानी जो कि एक शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता था, अब वो वहां पर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से पूरी धरती पर बहुत भयंकर भूकंप आने चालू हो जाएंगे, जो कि 8 रिक्टर स्केल से चालू होकर बहुत जल्दी 30 और फिर 50 रिक्टर स्केल तक पहुंच जाएगा। अब धरती पर इंसानों की बनाई हुई किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं बचा होगा। इतने भयंकर भूकंपों की वजह से धरती का क्रस्ट जहां जहां से भी कमजोर था वो अब वहां से टूट जाएगा। पूरी दुनिया के ज्वालामुखी एक साथ फट पड़ेंगे और हर बार की तरह इस बार वो जल्दी शांत नहीं होंगे, क्योंकि चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती के गर्भ में दबे लावे को अपनी तरफ लगातार ज्यादा ताकत से खींच रही होगी। कुछ ही समय में हमारा वायुमंडल उसकी राख से भर जाएगा और सूरज की रोशनी अब धरती पर नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन फटते ज्वालामुखियों की वजह से धरती अभी भी गर्म बनी रहेगी। 5 महीनों के बाद अगर कोई जीवित बचा होगा तो अब उस अंधेरे में भी वो चांद को साफ साफ देख सकता है, जो कि अब वो कई गुना बड़ा और अंडाकार दिख रहा होगा। ज्वालामुखियों के लगातार फटने और उसकी राख की वजह से पूरी धरती पर अब तेजाब की बारिश शुरू हो जाएगी और कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो उस मुसीबत में बच गए थे अब वो भी खत्म हो जाएंगे। 7 महीनों के बाद एक समय ऐसा आएगा जब पूरी धरती कांपने और थरथराने लगेगी। ज्वालामुखी लगातार और भी ज्यादा इंटेंसिटी से फटने लगेंगे। धरती पर भूकंपों की वजह से बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगेगी, तेजाबी बारिश और तेज हो जाएगी, लेकिन हमारी धरती से भी बुरी हालत चांद की होगी, क्योंकि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल चांद से 6 गुना ज्यादा है। अब वो समय आ जाएगा जब चांद धरती की रोश लिमिट में एंटर कर जाएगा, जो कि 18,470 किलोमीटर्स है। आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि ये रोश लिमिट क्या बला है। रोश लिमिट किसी ग्रह की वो मिनिमम दूरी होती है जहां तक उस ग्रह का उपग्रह पहुंच सकता है, और जैसे ही वो ये लिमिट तोड़ता है वो टाइडल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है। हमारे चांद के साथ भी ऐसा ही होगा। जैसे ही वो धरती की रोश लिमिट में पहुंचेगा वो टूटकर बिखर जाएगा और धरती के चारों तरफ शनि ग्रह की तरह एक रिंग बना लेगा। चांद के टूटने की वजह से धरती की उथल पुथल अब थोड़ी कम हो गई होगी, लेकिन अब चांद के गिरते बड़े बड़े मलबे के रूप में दूसरी मुसीबत शुरू हो जाएगी, जो कुछ 100 सालों से हजारों सालों तक भी चल सकती है। इसी बीच चांद के टूटकर बने रिंग्स और एटमॉस्फेयर में ज्वालामुखी की राख की वजह से सूरज की रोशनी और गर्मी धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। जो ज्वालामुखी लगातार फटकर धरती का तापमान बढ़ा रहे थे अब वो भी शांत हो चुके होंगे, जिसकी वजह से धरती का तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरने लगेगा और पूरी पृथ्वी आइस एज की कंडीशन में वापस पहुंच जाएगी और स्पेस से देखने पर जमे हुए बर्फ के गोले की तरह दिखाई देगी। तो क्या उस समय धरती से जीवन पूरी तरह खत्म हो गया होगा? तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्री बैक्टीरिया या ऐसे समुद्री जीव जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं वो बचे रहेंगे। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में हमसे पूछे, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।